हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम ऑफरान। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं प्रकाशिकी की, क्योंकि प्रकाशिकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए। जो क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रकाशिकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है और इस टॉपिक से आपको कम से कम 15 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को अब से प्रकाशिकी जो है स्टार्ट कर रहा हूं और प्रकाशिकी को पूरा फिनिश करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ते चलेंगे और आज हम पहले देखने वाले हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। और अगर इससे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है अगर ये नहीं पता है तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ, तो उसमें वीडियो पड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी, आप वहाँ पे जाना और वहाँ से आप प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन सब पढ़ सकते हैं। ये इजी चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये टॉपिक स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको ये बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र में जो डायग्राम है ये हाफ बनाया है और आधा जो इम्पोर्टेंट है वो डायग्राम अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है कि ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। देखिए लिखा है गोलीय अवतल पृष्ठ है। देखिए एक अवतल पृष्ठ है जो गोलीय है, क्योंकि ये गोल है देखिए, ठीक है। तो ये गोलीय अवतल पृष्ठ हो गया। इस पर हम क्या करेंगे, अपवर्तन करेंगे। तो अपवर्तन करने के लिए हमको दो किरणों की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी अगर चित्र बनाना हो तो आपको जो है दो किरणों की आवश्यकता होती है, न्यूनतम दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पर दो किरणें डालूंगा। तो मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इस लाइन पर। ये क्या है, ओ बिंदु हम इसका नाम दे देते हैं। इस ओ बिंदु पर हमारी वस्तु रखी हुई है। तो इस वस्तु से हमको दो किरणें डालनी पड़ेंगी। इस वस्तु का अपवर्तन यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो किरणें यहाँ से गुजारनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस वस्तु पर इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम ओ नाम दे रहे हैं। और ये क्या है, ये एक मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, वो मान लिया कि इस जगह पे ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अगर इस गोले का ये कटा हुआ भाग है तो अगर ये गोला ऐसे बना देंगे हम तो हमेशा केंद्र कहाँ होता है, केंद्र होता है सेंटर में। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारे पास कोई गोला होता है सपोज ये, तो इसका सेंटर कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष। तो अगर हम इसको कट करेंगे, देखिए आप इसको हम कट करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा डायग्राम, ये मिल जाएगा ना। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। और यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, यहाँ पर वस्तु रख दिया है। चलिए अब हम यहाँ से मिनिमम दो किरणें डालेंगे और इस वस्तु का हम बनाएंगे प्रतिबिंब। ओके, देखिए यहाँ से हम पहली किरण डाल रहे हैं इस जगह पे। मान लिया यहाँ पर हमने किरण डाल दी है और इसको हम यहाँ पर एरो लगा देंगे क्योंकि इधर से किरण जा रही है। ओके, अब देखिए ये जो किरण हमने डाली है इस पर एक हमको अभिलंब डालना होगा, क्योंकि देखिए जब भी अपवर्तन होता है तो ये इसका क्या होता है, अभिलंब होता है ना, अभिलंब। और उससे एक किरण होती है, आपतित किरण आती है, उसके बाद इसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम इसका ये क्या करेंगे, अभिलंब यहाँ पर कौन होगा, तो अभिलंब हमेशा सेंटर से पास होता है। तो मान लिया सपोज ये क्या है, हमारे पास अभिलंब है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये क्या हो गया, ये जो सी से पास हो रहा है ये अभिलंब है, जो ये वाला अभिलंब होता है, ये है अभिलंब। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर वायु है तो वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं N1। और ये जो हमारा ग्लास है ये क्या है, सघन माध्यम है, इसको हम कह देते हैं N2, सघन माध्यम। ठीक, ये हो गया हमारा N2। तो ये हो गया वायु विरल माध्यम और ये होता है N2 सघन माध्यम, क्योंकि ग्लास वायु की तुलना में क्या है, सघन है। जो कांच है वो वायु की तुलना में क्या है, सघन है। ओके, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसमें क्या होता है, वो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। देखिए इस केस में अगर ये किरण वायु से आ रही है और ये मान लिया कांच है, तो इस कांच में जब ये
आपतित किरण आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए था इस पथ पर, ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये वायु से कांच में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगी। इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर ये ऐसे जाके थोड़ा सा रोटेट हो जाएगी, थोड़ा सा विचलित हो जाएगी और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसा कब होता है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो देखिए ये हमारा अभिलंब है, ये प्रकाश को किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, इस तरीके से इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, ऐसे इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये विरल माध्यम से, वायु क्या है? वायु है विरल माध्यम, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगी। तो ये थोड़ा सा जब घूम जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार से पास होगी, इस तरीके से, राइट। तो ये क्या हुआ कि सीधा जाने की बजाय ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर, राइट। अब दूसरी किरण डालेंगे। अब हम दूसरी किरण डालेंगे, तो जब दूसरी किरण डालेंगे हम, तो मान लिया हम यहाँ से पास कर देते हैं, एक तो किरण ये हो गई और दूसरी किरण ये मुख्य फोकस से हम लोग डाल देते हैं। तो ये हो गई सीधी 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 रेखा, मतलब किरण। तो ये किरण हो जाएगी और ये किरण सीधा पास हो जाएगी इस तरीके से। तो ये दूसरी वाली किरण हम लोग कहाँ से डाल रहे हैं? दूसरी वाली किरण हम लोग डाल रहे हैं इस तरीके से। तो आपको पता है जो किरण केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, मतलब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई ये सी है और ऐसे कोई किरण पास होती है तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो हमारा वो जो वस्तु था, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने दो किरणें डाली। एक किरण डाली सीधी जो विरल से सघन में गई, थोड़ा सा अपवर्तित होकर अभिलंब की तरफ मुड़ गई, और दूसरा मुख्य से डाल दी, यानी कि वक्रता केंद्र से डाल दी, तो वक्रता केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी इस तरीके से निकल जाएगी। अब देखिए हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जहाँ पर दो किरणें आपस में काटती हैं वहाँ पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए एक किरण ये वाली, एक किरण ये है, ये ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, और एक ये किरण ऐसे जाएगी, हमेशा जाती रहेगी। तो इस तरीके से जब ये दोनों किरणें आगे बढ़ेंगी ऐसे तो कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि एक किरण वहाँ पर पहुँच जाएगी, एक किरण इधर भागेगी, तो ये कभी जो है ज़िंदगी में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, मतलब नहीं मिल पाएंगी। तो इधर तो प्रतिबिंब कभी नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे और इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर जरूर काटेंगी, और जहाँ पर काटेंगी वहाँ पर इस वस्तु का हमको क्या मिल जाएगा? प्रतिबिंब। देखते हैं इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको पीछे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, यहाँ पर मान लिया ये मिल जाएगी, एक दूसरे को काट देंगी। ओके, तो इस वाली किरण को हम ऐसे पीछे लेके आएंगे और इसको पीछे लेके आएंगे, तो दोनों यहाँ पर ये काटेंगी। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन चुका है? इमेज बन चुका है। तो इसका हम नाम दे देते हैं आई। ओके, उसके बाद में हम यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं, यहाँ से हम एक क्या करते हैं? अभिलंब डाल देते हैं। इस पर मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालेंगे, तो इसका हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम और इस पॉइंट को कह देते हैं हम एन। ओके, उसके बाद में हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में हमेशा कोण बनता है आई। क्या बनता है? कोण आई। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में हमेशा कोण बनता है आर, है ना? ये तो आपको पता होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई बनता है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कोण आई और कोण आर क्या है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो चित्र है ना, ये अगर आपकी समझ में आ गया तो समझो आपको डेरिवेशन समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिए कोण आई और आर कहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी आपतित किरण थी, ये वाली, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल फोकस रखिएगा। देखिएगा ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है, राइट? आपतित किरण और अभिलंब कौन सा है? ये वाला अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आई हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला आपतित किरण और अभिलंब, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये टोटल कौन सा कोण हो जाएगा? ये आई हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कोण आई। ओके, उसके बाद में
अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कौन बनेगा, आर बनेगा। तो अपवर्तित किरण कौन है, ये अपवर्तित हुई थी ना, ये मुड़ गई थी, तो इसको हम पीछे लेके आए थे, ये वाली लाइन, ये वाली किरण। तो ये वाली किरण जो है, ये वाली और ये अभिलंब, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा कोण आर। तो ये बन गया नीचे वाला कोण आर और ये बन गया कोण आई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये तो आपतित किरण थी, राइट, ये आने वाली किरण थी आपतित किरण और ये अभिलंब, तो इनके बीच में ये जो मैंने बताया है, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कोण आई हो गया। और आपतित किरण कौन थी, अपवर्तित किरण कौन थी, अपवर्तित किरण जब इसको पीछे लेके आए थे, ये वाली, तो ये वाली किरण, और अभिलंब कौन, ये सी डैश डैश वाला, तो ये दोनों किरणों के बीच कौन सा कोण बना, आर बना, राइट। उसके बाद में हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। पहले वाले कोण ओ के पास जो बन रहा है इसको हम कहते हैं अल्फा, दूसरा बन रहा है इसको हम कहेंगे बीटा, और ये यहाँ पर जो बन रहा है सी के पास इसको हम कहेंगे गामा, राइट। तो ये ओ के पास अल्फा मान लिया, आई के पास बीटा मान लिया, सी के पास गामा मान लिया। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। बस यही चित्र आप 2-3 बार घर पे ट्राई करना, फिर पक्की बात है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे बैक जाकर फिर से 1-2 बार देख लीजिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब इसकी डेरिवेशन। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का नियम लगाएंगे यहाँ से, स्नेल नियम से। और स्नेल नियम आपको पता होगा क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। n2/n1 ये होता है स्नेल का नियम, साइन आई बाई साइन आर। और जिस माध्यम में किरण जाती है उस माध्यम को ऊपर लिखते हैं, तो मैंने n2 लिख दिया क्योंकि जिस माध्यम में जाती है, और जिस माध्यम से आती है उसको नीचे लिखा जाता है। तो किस माध्यम से आई थी, n1 से, तो मैंने नीचे लिख दिया, और ऊपर लिखा जाता है जिस माध्यम में जाती है, राइट। अब अगर कोण छोटे हों, ये आई व आर अगर छोटे हैं तो इनको साइन को हटा दिया जाता है, तो हमारे पास बचेगा I/R बराबर n2/n1। यहाँ पर कोण छोटे क्यों हैं, ये आई व आर बहुत छोटे हैं क्योंकि ये जो डायग्राम बनाया जाता है ये जूम करके बनाया जाता है। ये एक्चुअल में बहुत ही छोटे कोण हैं। यहाँ पर आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब बहुत छोटे कोण हैं। और जब छोटे कोण होते हैं तब हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, या फिर हम आई के स्थान पर साइन आई लिख सकते हैं, या फिर आर के स्थान पर साइन आर लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन आई को आई लिख दिया और साइन आर को आर लिख दिया, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n1i बराबर n2r। अब हम क्या करेंगे, आई व आर के मान इस डायग्राम से निकालेंगे। तो आई व आर के मान निकालने के लिए इसमें से मैं कुछ त्रिभुज में जाऊंगा, वहां से आई व आर पता चल जाएंगे, और असली कहानी यहीं पर है। दोस्तों आप लोग YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र से संबंधित बहुत से काफ़ी वीडियो हैं, मैंने भी देखे हैं। पर उसमें जो है आप लोगों को आई व आर के मान सभी टीचर्स बता रहे हैं, पर कोई ये बात नहीं बता रहा है कि आई व आर का मान निकालने के लिए किस त्रिभुज में क्यों एंटर किया जाता है, किस त्रिभुज में क्यों प्रवेश किया जाता है। वो आपको बता देंगे कि आई का मान निकालने के लिए हम जाएंगे त्रिभुज MOC में। वो आपको ये बता देंगे कि आई का मान निकालने के लिए MOC में जाइए, आपका मान आई का निकल आएगा। ये सभी YouTube पर जितने भी टीचर हैं अपनी तरफ से ये चीज़ बताते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि आई का मान निकालने के लिए MOC त्रिभुज में क्यों जाया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भाई जाया क्यों जाता है, ये तो निकाल लेंगे MOC, तो टीचर्स क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं MOC, पर ये नहीं बताते हैं कि हम इसमें क्यों जाएंगे। अब एक बच्चे को क्यों कैसे पता चलेगा कि MOC में हमको कब जाना है और क्यों जाना है, और जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक ये जो डेरिवेशन है ये आपको रटनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा, अगर इस त्रिभुज में हम जाएंगे तो क्यों जाएंगे, तो आई का मान निकालेंगे, और इस त्रिभुज में जाएंगे तो क्यों जाएंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि ये YouTube पर बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए आई कोण कहाँ पर बन रहा है, ये कोण आई बन रहा है, राइट, ये कोण आई बन रहा है। तो इसका बिंदु क्या हो गया,
एम हो गया, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एम। यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज एम, ओके, क्योंकि हम एम में इंटर कर रहे हैं। और एम में इंटर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोण आई बन रहा है, तो इसका तीनों बिंदु कहाँ पर है? एम पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे, अब आई वाली लाइन कौन है? ये वाली है आपतित किरण। इसके पीछे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ओ, तो लिखेंगे त्रिभुज एम ओ। उसके बाद इसका इंड कहाँ पर है? इस कोण का इंड कहाँ पर? देखिए एम ये हमारे पास था, राइट। उसके बाद भागते आए पीछे से, यहाँ पर क्या मिला? ओ, तो यहाँ पर आई बन रहा है, यहाँ पर अल्फा बन रहा है। उसके बाद ये आई कहाँ पर इंड है? देखिए ये वाली, ये एम कहाँ पर इंड है? ये स्टेस वाली लाइन के पास इंड है, ठीक है। तो ये पूरा टोटल क्या था? आई था। ये पूरा टोटल क्या था? आई था। ये क्या था? अल्फा था। तो इसलिए ये क्या यहाँ पर क्या बन रहा है? गामा बन रहा है। तो इसलिए हम कौन से त्रिभुज में जा रहे हैं? एम ओ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों त्रिभुज एम ओ सी में जाके हम लोग आई निकाल सकते हैं, राइट। देखिएगा फिर से, ये आपतित किरण थी, तो आपतित किरण का ये वाला पॉइंट क्या था? एम था। उसके बाद इसको पीछे लाए पीछे लाए पीछे लाए, कहाँ पर लाए? ओ पर लाए। उसके बाद में आई की जो वैल्यू थी वो टोटल कहाँ से कहाँ तक थी? देखिए आई का जो एंगल है, ये एंगल लास्ट वाली डैश वाली रेखा पर मिल रहा है। तो डैश वाली रेखा कौन सी है? डैश रेखा के पीछे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। तो आप देख लीजिए किस त्रिभुज में इंटर करना चाहिए हमको? त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी में। अब इससे आई किस प्रकार से निकालते हैं वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्प्लेन कर रहा हूँ। आई का मान निकालने के लिए हमको बहिष्कोण को समझना पड़ेगा। ज़्यादातर यूट्यूब पे आपको ये बात बता के छोड़ देते हैं कि गामा बराबर अल्फा प्लस आई होगा, और ये क्यों होगा? ये होगा बहिष्कोण के कारण। लेकिन आपको कोई भी नहीं बताएगा कि बहिष्कोण क्या होता है। इस टॉपिक में तो नहीं बताएगा। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको भले ही बताया जाए, लेकिन इस टॉपिक में आपको जो टीचर्स हैं वो छोड़ के कह देते हैं कि ये अल्फा बराबर हो जाएगा आई प्लस गामा। ये गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस अल्फा, और वो कहेंगे ये चीज़ यहाँ पर पुट कर लो। पर ये कोई नहीं बताता कि ये आया कहाँ से और क्यों आया है। और स्टूडेंट मैं यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको फ्यूचर में आप ये डेरिवेशन कर भी लें, और अगर आप किसी को पढ़ाना भी चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से पढ़ा लें। तो इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक बार आप इसको ऐसे समझ लें कि आपको अगर कभी पढ़ाना भी पड़े तो आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। तो देखिए बहिष्कोण क्या होता है, समझिए। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताता हूँ कि ये डाल लो। पहली बात, बहिष्कोण क्या होता है ध्यान से समझिएगा। वीडियो लंबा जाएगा, आप छोड़ कर जा सकते हैं। अगर आप इससे केवल नंबर लाना चाहते हैं इस डेरिवेशन से, तो आप नंबर जल्दी जल्दी किसी से पढ़ लीजिए, 10 मिनट में आपको बता देगा, ये आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो वहाँ घिसा पिटा आपको बता देंगे, रट लो, नंबर आ जाएंगे। पर भाई मेरे आप कभी समझ नहीं पाओगे कि रियल में क्या चल रहा है यहाँ पर और कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। ये अगर आपको समझना है तो जाहिर सी बात थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ही। आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम दीजिए, मैं अपना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहा हूँ, तो ये चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी। तो देखिए बहिष्कोण क्या होता है। बहिष्कोण क्या होता है, पहली बात बहिष्कोण से ही हम यहाँ पर आई व आर निकालेंगे। तो बहिष्कोण को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बहिष्कोण क्या होता है, ये होता है बहिष्कोण। जैसे कोई मान लिया त्रिभुज है, इस तरीके से मान लिया ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ये बात आपको पता होगी। तो मान लिया अगर यहाँ पर कोई 20 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आपको 100% पता है कि ये त्रिभुज के कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। तो अगर ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 120 हो गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 60 बनेगा, राइट। तो ये एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हो जाएगा, टोटल जब करेंगे तो 180 ही आएगा। तो ये हो गया 90, ये हो गया 30, 120 हो गया, ये 60 हो गया, 180 हो गया, राइट। अब एक जो रेखा है,
जो रेखा है, रेखा पर एक जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 अंश का बनता है। तो ये 60 अगर होगा तो ये कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि एक जो रेखा होती है उस पर 180 अंश का एंगल बनता है। तो अगर ये 60 हो गया तो 120 हो गया, 120 + 60 180 हो जाएगा। अगर ये 90 बन रहा है तो यहाँ पर वाला कितना होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 में 90 कितना हो जाएगा, 180 होगा। यहाँ पर 30 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, 150 बनेगा, क्योंकि 150 और 30 से 180 हो जाएगा, 60 और 120 180 हो जाएगा, 90 + 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीखने को क्या मिल रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए अंतःकोण कितने हैं, अंतःकोण ये 60 और ये 30, तो बाहर भी कितना बन रहा है, 90, राइट। अब इस वाले अंतःकोण, इस वाले बाह्य कोण को देखिए, बहिष्कोण, इसी को कहते हैं बहिष्कोण। ये 120 है, तो 90 और 30 कितना है, 120 है। इस 150 को देख लीजिए, तो 150 ये क्या है, बहिष्कोण। तो ये देखिए 90 और 60 कितना होगा, 150, तो इसी को कहा जाता है बहिष्कोण। तो ये जो 150 होगा, इसके सामने जो दोनों एंगल होंगे वो हमेशा आप कह सकते हैं कि इन दोनों के योग के बराबर होगा ये बहिष्कोण। तो यहाँ पर अगर आपको ये गामा चाहिए तो इसके सामने कौन से बन रहे हैं, एक अल्फा एक आई बन रहा है, तो गामा किसके बराबर जाएगा, आई प्लस अल्फा की, ये गामा। देखिए जैसे कि ये मान लिया 120 बन रहा है, तो 120 किसके बराबर होगा, 120 बराबर होगा, इसके सामने कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये, तो 30 + 90, देखिए 120 ये भी, 120 ये भी। अगर इस 90 को देखना है तो ये बहिष्कोण है 90, इसके सामने कौन बन रहे हैं, 30 और 60, तो 30 और 60, ये भी एक 90 और ये भी 90। इसी तरीके से अगर ये गामा बराबर देखना है तो गामा के सामने कौन बन रहा है, आई और अल्फ़ा, ये आ गया गामा। देखो आया मज़ा। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी हर चीज़। तो इस एंगल से हम क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, ओके। तो आई आसानी से निकाल सकते हो, आई है यहाँ पर, आई को स्टॉप करेंगे तो ये हमारा गामा, और इधर से इसको शिफ्ट करेंगे, अल्फ़ा बराबर क्या मिल जाएगा, आई। तो हम आई की जगह पे रख सकते हैं गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा माइनस अल्फ़ा यहाँ पर रखेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो इसको हम रफ कर देते हैं इतना, तब आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं एक बार फिर से कि आई और आर की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। यहाँ तक नोट करना चाहें तो नोट कर लें। चलिए अब हम आई व आर के मान निकालते हैं, फिर से समझाते हैं एक बार, ठीक है। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या किए, इस स्नेल का नियम से हम लगाएंगे साइन आई अपान साइन आर, N2 जिस माध्यम में जाती है, N1 जिस माध्यम से आती है, और ये जो है लेंस पतला है तो कोण यहाँ पर छोटे बनेंगे, इसलिए हम साइन आई की जगह पे आई लिख देंगे, साइन आर की जगह पे आर रख देंगे, N2 अपान N1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, N1 आई N2 आर, और फिर उसके बाद में हम आई की वैल्यू निकालने के लिए त्रिभुज MOC में जाएंगे। तो M उसका पीछे O और जिसके बाद ये C। तो अब यहाँ पर गामा बराबर कितना होगा, गामा बराबर होगा आई, इसके सामने गामा के कौन कौन से कोण बन रहे हैं, इस गामा के ये अल्फ़ा और प्लस आई। तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई, और यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा, ये आई की वैल्यू हो गई। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए किस त्रिभुज में जाएंगे, यहाँ से निकाल देते हैं त्रिभुज। अब देखिए ये एम, इसमें जाएंगे, आर आपको कहाँ मिल रहा है, आर आपको ये वाला एंगल बन रहा है, तो एम इसके पीछे आएंगे तो आई, ओके। तो एम आई, और उसके बाद ये वाला आर का इंड पॉइंट कौन सा, या डेटेस वाली लेखा, तो एम आई और सी में, इसलिए हमको जानना पड़ रहा है, ओके। इतने में जाएंगे और यहाँ से हम निकालेंगे, हमको गामा बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए इसके सामने वाले कोण बहिष्कोण है ना, तो ये गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा, गामा अच्छी तरीके से बनाते हैं, ये गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा। तो ये हो गया कोण आर और प्लस बीटा। यहाँ से हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर को इधर रोकेंगे, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बीटा, तो गामा माइनस बीटा। अब ये आई व आर की वैल्यू हम इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो देखिएगा N1 और आई की जगह पे कितना रखेंगे, गामा माइनस अल्फ़ा बराबर N2, आर की जगह पे कितना रखेंगे, गामा माइनस बीटा, ओके। उसके बाद गुणा कर लीजिए, तो N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। उसके बाद N1 ये है, गामा एक तरफ कर लीजिए, तो N1 गामा ये है, N2 गामा ये है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो N1 गामा माइनस N2 गामा एक तरफ शिफ्ट कर लिया, इसको इधर उठा लाए, ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का था, इधर हो जाएगा N1 अल्फ़ा और ये माइनस N2
बीटा। ओके, अब गामा इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो गामा कॉमन निकालेंगे तो n1 माइनस n2 बराबर, इसको ऐसे बना रहेंगे n1 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा। राइट, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा की गामा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा, बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा, गामा को लिख सकते हैं 10 गामा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर कोण छोटे हैं तो आप अल्फ़ा लिख सकते हैं, उसकी जगह पे आप साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, आप 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, और 10 अल्फ़ा की जगह पे केवल अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो जब कोण छोटा होता है तो ऐसा काम होता है, और ये कोण एक्चुअल में बहुत छोटे हैं क्योंकि ये मैंने जूम करके बनाया और किताब में जूम करके बना होता है। तो हम 10 अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 अल्फ़ा निकालने के लिए हम 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं। 10 अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है देखिए mn क्या है, लंब है, तो इसको हम h कहते हैं, इसको हम h मान लेंगे mn को कि ये इतना h है। और ये जो बिंदु n है यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पोल होता है p, और ये n जो है वो p के काफ़ी पास है, यानी कि अगर जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी m/n की, वहाँ पर हम लिख सकते हैं m/p, mp लिख सकते हैं। जहाँ पर हमको mn लिखना होगा वहाँ पर हम mp लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये इतनी जगह है ये काफ़ी नगण्य है। वही बात है क्योंकि कोण छोटा है, तो जहाँ पर आपको mn लिखना हो वहाँ पर आप mp लिख सकते हैं। ये इस जो ये जगह है, ये कोण छोटा होता है तो काफ़ी पास होती है। राइट, तो 10 अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखा जाता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया हमारे पास। अब mn की जगह पे हम सीधा लिखेंगे mp, तो mp और आधार कितना होगा, देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, आप अल्फ़ा निकाल रहे हैं। अल्फ़ा कोण कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, तो p से o तक, तो PO क्या हो जाएगा, आधार। देखिए लंब बटे आधार, 10 अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से भाई, लाल बटे कक्का से। ये होता है लंब, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है 10, तो लंब बटे आधार, ये 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया MP, और आधार कितना हो गया PO। अब P से O तक जो सफ़र है ये है क्या, ये U है, ये क्या है, U है। P से O तक क्या है, U है। U क्यों है, क्योंकि ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, U कहते हैं, और ध्रुव से I यानी I की दूरी को हम क्या कहेंगे, V कहेंगे, क्योंकि ध्रुव से I की दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, वस्तु की दूरी को U कहते हैं। और P से जो C होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, क्योंकि P व C के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। और P से O जहाँ पर वस्तु रखती है तो इसको हम U कहते हैं, और P से जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, P से प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं। राइट, और आपको ये पता होगा कि अगर आप किरण की दिशा में दूरी मापते हैं तो प्लस यानी धनात्मक ली जाती है, और किरण की विपरीत दिशा में मापते हैं तो ऋणात्मक ली जाती है। तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो MP को हमने क्या माना है, H माना है, तो ये हो जाएगा H हो। तो PO क्या है, PO है, P से O तक की दूरी है वो U है, लेकिन हम इसको -U लिखेंगे, क्योंकि देखिए किरण इधर से इधर जा रही है और दूरी हम इधर से इधर माप रहे हैं। किरण इधर जा रही है, दूरी इधर माप रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, -U लिखेंगे। राइट, इधर से जब इधर जाएंगे तो माइनस का U हो जाएगा, किरण हमने इधर से डाली थी। तो ये निकल के आ गया हमारे पास 10 अल्फ़ा H/-U। इसी तरीके से हम 10 बीटा निकालेंगे। तो 10 बीटा फिर वही बात, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर लंब कितना है, H है, लंब एक्चुअल में तो MP है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हमने सपोज की है, H। और बीटा कहाँ पे बन रहा है, बीटा यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ P से यहाँ तक भागिए, तो P से यहाँ तक यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो -V। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले PI लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया H, ये हो गया -V। ओके, इसी तरीके से हम निकालेंगे 10 गामा। तो 10 गामा लंब बटे आधार, लंब कितना है MP, और आधार कितना है, गामा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर C के स्थान पर, तो PC, तो यहाँ पे लिखेंगे P और C। तो MP कितना हो गया, H हो गया, और P से C तक की जो सफ़र है वो क्या है, R है, तो -R। राइट, अब ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखिएगा। तो अल्फ़ा सबसे पहले लिखा है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखेंगे, ये क्या है गामा, गामा की जगह क्या लिखेंगे, H/-R, तो H/-R बराबर N1, ये हो जाएगा, गामा की जगह H/-R, और यहाँ पर N1 - N2 बराबर N1, और अल्फ़ा की जगह पे कितना लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे H/-U, उसके बाद
N2 और बीटा की जगह कितना लिख देंगे, बीटा की जगह लिखेंगे H/-V। ओके, अब देखिए ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H कैंसिल आउट, क्योंकि उधर भी तो कैंसिल आउट। अब यहाँ पर इससे गुणा करा लेंगे, तो देखिए माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम पहले लिख लेंगे N2, माइनस का ये हो जाएगा तो इसको बाद में लिखेंगे N1/R। देखिएगा, बात को समझिएगा, -1/R से गुणा कराएंगे, ये क्या है 1/-R, तो 1/-R से जब गुणा कराएंगे तो ये क्या है हो जाएगा प्लस, तो N2 का है का हो गया प्लस का, N1 प्लस का था काहे का हो गया माइनस का, और बटे R, राइट, बराबर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे N2/V और ये माइनस का तो माइनस N1/U। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा आपका आंसर। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का यही आंसर होता है, और आपको ये नोट करो, उसके बाद में हम बात करते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन थोड़ा टफ होती है, ठीक है। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाइए, पर अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो इसका मैं एक जब गोलीय अवतल पृष्ठ पर उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लेके आऊँगा, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, तो ये चीज़ें आपकी और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि यही सब चीज़ें उसमें भी चलेंगी उत्तल पृष्ठ में, तो वो वाला वीडियो कल आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाएंगी, और आपको ये ज़रूर कर लेना है इतना कि ये आपको घर पर बार बार लगाना है, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ आसान नहीं होती, आपको 2-3 बार घर पे ट्राई करना है। तो कठिन चीज़ को अगर सरल करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और प्रकाश स्टार्ट हो चुका है, इसी तरीके से हम प्रकाश को पूरा फिनिश करेंगे और आपको 15 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।